हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। आज की हमारी क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे वीडियोस में कि मैम आप एमसीक्यूज ज़्यादा लेकर आओ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट में लेकर आई हूँ जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। अब सबसे पहली बात तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये इंग्लिश में ही है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ दूंगी, इंग्लिश में पढ़ने के बाद में फिर मैं आपको हिंदी में भी इसका मतलब समझा दूंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि मैडम तो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा रही है। मेरी पहले की क्लासेस भी आपने देखी होगी, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इंग्लिश में पहले पढ़ दूंगी, फिर आपको उसका मतलब हिंदी में भी समझा दूंगी, और जो भी समझाऊंगी वो तो मैं हिंदी ही बोलती हूँ, तो हिंदी बोल के मैं आपको समझा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जैस्मिन इन अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास यूज्ड अ 5 ml pipette ड्यूरिंग हर प्रैक्टिकल एग्जाम बट द रीडिंग वॉज नॉट करेक्ट. When she got frustrated, her friend Ranjita guided her to hold the pipette correctly and drop the chemicals properly. Now she succeeded and got a desired result. This is an example of accommodation, equilibrium, assimilation या फिर zone of proximal development. ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैस्मीन नाम की एक लड़की है जिसका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है वो चल रहा है, जहाँ पे उसने 5 ml की कोई पैपेट ले रखी है और वो वहां से जो उसका प्रैक्टिकल जो चल रहा है उसमें केमिकल्स वगैरह डाल के अपना प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो दे रही है। लेकिन उसने जो भी 5 ml की पहना पैपेट में जो भी वो केमिकल्स वगैरह डाल रही है, तो उसका प्रैक्टिकल जो है वो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो उसकी एक फ्रेंड है रंजीता नाम की, उसने सिखाया कि उसको वो पैपेट को किस प्रकार से पकड़ना है, कैसे उसमें केमिकल्स वगैरह पोर करने हैं और किस प्रकार से उसको प्रैक्टिकल जो है वो आगे बढ़ाना है। फिर रंजीता ने उसको समझा दिया। अब समझाने के बाद में उसका प्रैक्टिकल जो है वो काफी अच्छा हुआ और उसने काफी अच्छे से पेपेट से यूज करके अपना प्रैक्टिकल का अच्छा प्रैक्टिकल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, अकोमोडेशन का, इक्विलिब्रियम का, असिमिलेशन का या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। ठीक है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टॉपिक का नाम दिया हुआ है थ्योरीज ऑफ टीचिंग। हमने अभी पढ़ी तो नहीं है ये, लेकिन आई होप अगर आपने पढ़ ली होगी तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब थ्योरीज ऑफ टीचिंग में आपको काफी सारी थ्योरीज देखने को मिलेगी। आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी देखने को मिलेगी, आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको हम ZPD के नाम से जानते हैं, है ना, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी देखने को मिल सकती है। आपको मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी देखने को मिल सकती है। ऐसे काफी सारी अलग अलग थ्योरीज है जो आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, वो सारी थ्योरीज हम क्लासेस में करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि जैस्मीन को नहीं समझ में आया था उसको प्रैक्टिकल का कहना कैसे देना है, तो रंजीता ने उसका है ना उसको समझाया, उसको हेल्प करा, गाइड करा और फिर उसका प्रैक्टिकल जैस्मीन का काफी अच्छा हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। अब ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, आपकी थ्योरीज में एक थ्योरी आती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी दी किसने है, लेह वाइगॉट्स्की। आपको नाम याद रखना है, जब मैं थ्योरी की क्लास लेकर आऊंगी तब भी आपको सबको समझा दूंगी, लेकिन लेह वाइगॉट्स्की एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जहां पे उन्होंने बात करी है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बच्चे को खुद से आते हैं। ठीक है, वो अगर कोई दूसरा नहीं भी सिखाएगा तो आपको वो चीजें आती है। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बच्चे को खुद से नहीं आते हैं, लेकिन दूसरों की हेल्प की मदद से, दूसरों की गाइड की वजह से वो उन चीजों को सीख सकता है। और कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं वो ना ही बच्चे को खुद से आते हैं और ना ही बच्चा दूसरे की मदद से उनको सीख सकता है। ठीक है, अब जैसे कि भाई किसी बच्चे को इनबिल्ट डांस का काफी ज्यादा शौक है, उसके पेरेंट्स जो हो सकते हैं उनमें काफी अच्छा डांस का है ना स्किल्स हो सकती है, तो वो बच्चे के अंदर भी वो हेरिडिटी जो है वो आ चुकी है, अनुवांशिकता आ चुकी है और उसको भी डांस जो है वो जन्मजात से ही आता है, उसने कहीं पे सीखा नहीं है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है हमारे अंदर जो हमको जन्म से ही आती है या फिर हमको कहीं पे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हम खुद से ही कर कुरा के सीख लेते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चे को दूसरों की मदद लेकर सीखनी पड़ती है। जैसे कि अगर मान लो मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो मुझे दूसरे की हेल्प से, दूसरे से मुझे कोर्स लेना पड़ेगा भी मेरे को ड्राइविंग सिखा दे, फिर दूसरा मेरे को सिखाएगा इसको ऐसे चला, है ना, एक्सेलरेटर ये होता है, स्पीड ये होती है, ब्रेक ये होता है। ठीक है, वो मेरे को सिखाएगा, सिखाने के बाद में फिर मैं ड्राइविंग करना सीखूंगी। ठीक है, तो उसकी मदद से मैंने ड्राइविंग करना सीखी। और कुछ चीजें तो ऐसी होगी जो ना मेरे को खुद को आती है और ना मैं किसी दूसरे की मदद से सीख सकती हूँ। भाई हर एक इंसान की अपनी
कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी होती है कि भाई मैं इतना ही कर सकती हूँ, उससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप दूसरे की मदद से भी नहीं सीख सकते हो। अब जो बीच वाला जोन बताया है ना ले वाइगॉट्स्की ने, कि जो चीजें आपको नहीं आती है वो आप दूसरे की मदद से भी कुछ चीजें सीख सकते हो, उसको ही हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे एक इंसान, उसको खुद से चीजें नहीं आती है लेकिन दूसरों की मदद से वो चीजों को सीख सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हुआ, जैस्मिन को वो जो 5 ml की जो पेपेट थी, है ना, पाइपेट यानी कि पाइप समझ लो, एक 5 ml की पाइप है जिसके अंदर केमिकल वो डालते हैं ना, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में केमिकल, जो आपका है ना लेबोरेटरी जो होती है प्रैक्टिकल एग्जाम की, वहां पे वो केमिकल वगैरह उसमें डालते हैं और फिर अपने प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो जो आपकी पाइप टाइप जो भी होती है पेपेट, उस पेपेट के उसको पेपेट का यूज करना नहीं आ रहा था जैस्मिन को, तो उसकी फ्रेंड रंजीता ने उसको हेल्प करी, और हेल्प करी तो वो उसको ढंग से यूज करना आ गया, उसने प्रैक्टिकल दे दिया। तो यानी कि वो चीज उसको नहीं आ रही थी लेकिन उसने किसी दूसरे की हेल्प से, किसी दूसरे की गाइड से उसको सीख लिया, ठीक है। तो ये होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे जब हम थ्योरेटिकल क्लास लेकर आएंगे वहां पे इस थ्योरी को और डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट। ये टॉपिक हमने करा हुआ है, अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, अडोलसेंट लर्नर्स क्या होते हैं, डिटेल में मैंने आपको समझाया था भी कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से विकास इनके अंदर होते हैं, वो सब कुछ समझा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो अडोलसेंट बच्चे हैं इनमें आपको इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बतानी है। सबसे पहले बोला है इमेजिनेशन करना, दूसरा बोला है एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस, तीसरा बोला है थिंकिंग एंड रीजनिंग, चौथा बोला है स्पैन ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3-3 के ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, आपको पूछा था कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास की विशेषताएं आपको बतानी है, ऐसी विशेषताएं जिसमें आपकी बुद्धि का उपयोग होगा, ठीक है। इमेजिनेशन, किसी चीज को आप इमेजिन कर रहे हो, तो इमेजिन कहाँ से करोगे, मन से तो शायद ही करोगे, दिमाग से करोगे, बुद्धि से करोगे, तो ये बौद्धिक विशेषता में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस, दूसरा क्या है इमोशंस, इमोशंस क्या होती है, भावनाएं होती, भावनाएं दिमाग से आती है या मन से आती है, वो तो दिल से आती है ना, दिमाग से थोड़ी ना आती है। तो दिल यानी कि आपकी है ना, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस मन से आ रही है, दिमाग से नहीं आ रही, तो ये बौद्धिक विशेषता नहीं है। तीसरा क्या बोला है, थिंकिंग एंड रीजनिंग, रीजनिंग का इस्तेमाल करोगे, मैथ्स में प्लस माइनस कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, दिमाग से तो कर रहे हो। बोलो ये मत बोलना मैडम मैं तो हाथ से करता हूँ, हाथ की आप तो अलग हो, हाथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो दिमाग से करते हो उसकी बात कर रही हूँ, है ना। जो बच्चे सोचते हैं, थिंकिंग करना, तो सोचते कहाँ से हो, दिमाग से सोचते हो, रीजनिंग कहाँ से करते हो, दिमाग से करते हो, यानी कि ये एक बौद्धिक विशेषता हो गई। अगला क्या है, स्पैन ऑफ अटेंशन, अटेंशन यानी कि ध्यान लगाना है किसी चीज के ऊपर, तो ध्यान कैसे लगाते हो, वो भी दिमाग से लगाते हो, भाई दिमाग को स्थिर रखना है, यहीं पे ध्यान लगाना है, पढ़ाई में ही मेरे को दिमाग लगाना है, तो वो भी आपकी बौद्धिक विशेषता हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी को हटाओ, जहां पे भी बी ऑप्शन आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, बचा क्या ए, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बताना था कि अडोलसेंट बच्चों में बौद्धिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ऐसी विशेषता जो कि आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई है, बस वो इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, फ्लिप्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट फ्लेक्सिबल लर्निंग कल्चर, फिक्स्ड लर्निंग कल्चर, फेस टू फेस लर्निंग ओनली, या फिर फिक्स्ड एंड पैसिव लर्निंग कल्चर। क्या बोला है, फ्लिप्ड क्लासरूम में कैसा एनवायरनमेंट को प्रमोट करा जाता है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम में फ्लेक्सिबल लर्निंग कल्चर को प्रमोट करा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम जहां पे बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ सकता है, अपने अनुसार चीजों को समझ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्वयं, स्वयं को लेकर आपने स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ा होगा, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक्स आते हैं, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है ना। तो स्वयं से जुड़ा हुआ आपको कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला कथन क्या बोला, स्वयं इज डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, स्वयं में 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वयं जो है वो बात करता है इक्विटी, क्वालिटी एंड, है ना, स्वयं जो है वो इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेस की बात करता है, EQA की बात करता है आपका स्वयं, ठीक है। दूसरा कथन क्या बोला है, स्वयं इज होस्टिंग ऑल कोर्सेज टॉट इन क्लास
फ्रॉम 9th टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, बिल्कुल सही बात है। स्वयं जो है वो 9th क्लास से लेकर पीजी तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा बोला है कि स्वयं एक्सेस स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली एंड ग्रांट डिग्री, स्वयं जो है वो डिग्री देता है क्या? ये कथन गलत है आपका, क्योंकि स्वयं जो है वो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, डिग्री नहीं देता है। अब मैं आपको समझाऊंगी अभी धीरे धीरे सारी चीजें। आगे बोला है कि इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एनी टाइम एट एनी प्लेस, बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे पूछा है कि स्वयं को लेकर कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन जहां पे भी है उसको हटा दो, बाकी बचा कौन सा? ए के ऑप्शन बच रहा है, ए, बी और डी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपने अगर स्वयं के बारे में पढ़ा होगा तो स्वयं क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्वयं क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को फ्री कोर्स प्रोवाइड कर सकता है, मतलब करता है, कर क्या सकता है? करता है। आप अगर है ना ये क्लास के बाद में आप फोन में सर्च करना या फिर अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सर्च करना कि स्वयं की वेबसाइट पे जाना, तो आपको काफी सारे कोर्सेज जो है वो दिखेंगे, ठीक है। वहां पे आप फ्रीली अपने कोर्स को कर सकते हो। लेकिन स्वयं में एक बार आपने कोर्स कर लिया तो कोर्स करने के बाद में स्वयं आपको डिग्री नहीं देगा, आपको वो सर्टिफिकेट देगा। भाई कोई भी कोर्स करते हो तो कोर्स करने का सर्टिफिकेट ही तो मिलता है, डिग्री थोड़ी ना मिलती है। डिग्री तो आपको पूरा प्रोग्राम करना पड़ता है। कॉलेज में आपने अगर बीए करी है, आपने अगर ग्रेजुएशन करी तो आपको उसकी डिग्री मिलेगी, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो आपको उसकी डिग्री मिलेगी। लेकिन आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आपको उसकी डिग्री नहीं मिलती, उसका सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो वैसे ही स्वयं में आप कोई भी कोर्स करते हो तो कोर्स की आपको डिग्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या बोला है? स्वयं जो है वो बच्चे को डिग्री देता है, डिग्री नहीं देता है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट देता है कि आपने ये 6 महीने का कोर्स किया है और इसका सर्टिफिकेट ये लो जी आपने हाथ में, ठीक है। हाथ में मतलब कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो आपको सर्टिफिकेट देता है, डिग्री नहीं देता है। तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही है कि स्वयं जो है वो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजी होती है ना, वहां तक सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। तो आप वो सारे कोर्सेज जाके देख सकते हो और वहां पे फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला है? लास्ट पॉइंट बोला है कि स्वयं एनी वन एनी टाइम एट एनी प्लेस, स्वयं को कोई भी कभी भी किसी भी समय एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। भाई स्वयं एक ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन फ्री कोर्स है। मैं अगर राजस्थान में हूँ तो राजस्थान से बैठी बैठी मैं स्वयं के कोर्सेज को कर सकती हूँ। मैं अगर मेरे घर में बैठी हूँ तो कोर्स को कर सकती हूँ। मैं बाहर घूम रही हूँ तो कोर्स को कर सकती हूँ। मैं अगर कनाडा में हूँ तो भी मैं स्वयं के कोर्सेज को कर सकती हूँ। मैं अगर महाराष्ट्र में बैठी हूँ तो भी स्वयं के कोर्स को कर सकती हूँ। मैं गुजरात में बैठी हूँ, चाहे मैं तमिलनाडु में बैठी हूँ, मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, मैं अपने स्वयं के कोर्स को फ्रीली आराम से कहीं पे भी किसी भी टाइम पे अपने अनुसार कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? स्वयं को कोई एनी टाइम एनी वन उसको एनी प्लेस पे एक्सेस कर सकता है। और स्वयं के 3 प्रिंसिपल्स है। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल है? इक्विटी, हमको सबको इक्विटी पे लेकर आना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है और एक्सेस, जो बच्चों के पास में है ना एजुकेशन का एक्सेस नहीं है उन तक भी ऑनलाइन के माध्यम से हमको एजुकेशन का एक्सेस जो है वो देना है। तो ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर स्वयं जो है वो काम करता है। तो सारे कथन सही है, बस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर नहीं था तो उसको हटा दो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और डी कथन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टॉलोइंग नहीं, ये फॉलोइंग है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग का मिस्टेक हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कौन सी है वो आपको बतानी है। इम्पोज्ड, अथॉरिटेरियन, सेल्फ कंट्रोल्ड या फिर ऑटोक्रेटिक। तो सेल्फ कंट्रोल्ड जो है वो आपकी लर्नर्स सेंटर्ड अप्रोच है। कैसे? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है? जहाँ पे केंद्र बिंदु जो है वो लर्नर है। लर्नर कौन है? आपका अधिगम करता है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है जहाँ पे जो शिक्षक जो है वो आपका केंद्र बिंदु होता है, वो जैसा पढ़ाता है, जो पढ़ाता है, बच्चे को चुपचाप से मुंह पे उंगली लगा के उसको पढ़ना होता है। लेकिन लर्नर सेंटर अप्रोच क्या होती है? ये बच्चे के अनुसार, टीचर जो पढ़ाएगा, जैसे पढ़ाएगा, बच्चे के अनुसार, बच्चे को क्या पढ़ना है, बच्चे को कैसे पढ़ना है, उसको कब पढ़ना है, वो बच्चा सब कुछ डिसाइड करता है। बस पढ़ाने का काम होता है टीचर का, तो ठीक है। तो टीचर यहाँ पे बच्चे के अनुसार पढ़ाता है। तो यही पूछा है कि लर्नर सेंटर अप्रोच कौन सी है। लर्नर सेंटर अप्रोच है सेल्फ कंट्रोल्ड। बच्चा सेल्फ कंट्रोल्ड करके टीचिंग करवा रहा है, उसको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक में उसको इंटरेस्ट है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल इन द क्लासरूम। अब मैंने आपको बताया काफी सारी थ्योरीज आपके चैप्टर में दे रखी है, उसमें से एक आपकी आती है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये मॉडल क्या बात करता है ना, अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग मॉडल है। हमको टीचर्स को या फिर हमको किसी भी बच्चे को ट्रेनिंग देनी, तो वो किस प्रकार से हम दे सकते हैं। और कॉग्निटिव यानी कि बौद्धिक ट्रेनिंग, हमको अगर बच्चे के बुद्धि का विकास करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसका मॉडल है ये, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो करेक्ट सीक्वेंस इसमें 6 चरण आते हैं। 6 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमको मॉडलिंग करना होता है, ठीक है। मॉडलिंग के बाद में हमको बच्चे को कोचिंग करवानी होती है। कोचिंग मतलब जो आप कोचिंग में जाते हो वो कोचिंग नहीं, यहाँ पे कोचिंग का अलग मतलब है, ठीक है। फिर हमको स्कैफोल्डिंग यानी कि अपना जो गाइडेंस है उसको फेडेड आउट करना होता है। फिर उसका आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बाकी के ऑप्शन जो है वो उल्टे फुल्टे लिखे हुए हैं, आपको पूरा एक सीक्वेंस में उसको जमाना है। तो 6 चरण होते हैं। सबसे पहले आता है आपका मॉडलिंग, फिर आता है आपका कोचिंग, फिर आता है आपका स्कैफोल्डिंग, फिर आता है आपका आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कभी जब हम थ्योरी की क्लास करेंगे तब ये पूरा मॉडल आपको अच्छे से समझा दूंगी, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? सहयोगात्मक अधिगम। जब बच्चे सहयोग से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप जब ग्रुप लर्निंग करते हो ना, कभी कभी बच्चे बोल के जाते हैं ना घर पे, मम्मी मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा हूँ, आज हम ग्रुप स्टडी करेंगे। तो वो ग्रुप स्टडी क्या है? वहां पे आप लोग सब आपस में बैठ के कोऑपरेट करके चीजें सीखते हो। 5 लोग बैठे हो तो पांचों अपने अपने दिमाग चलाओगे, पांचों अपने अपने दिमाग के अनुसार चीजों को समझाने की कोशिश करोगे। एक टॉपिक पे 5 अलग अलग तरीके से वो टॉपिक समझ में आ जाता है फिर आपको, है ना। ये होती है आपकी ग्रुप लर्निंग और इसको ही हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेशन यानी कि सहयोग के माध्यम से चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, सब समूह में आपस में मिलजुल के चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? कोऑपरेटिव लर्निंग के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले बोला है ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई, एवरेज एंड लो अचीवर्स। बिल्कुल सही बात है भाई। ग्रुप जो है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। कुछ बच्चे हाई अचीवर्स हो सकते हैं, कुछ एवरेज वाले भी हो सकते हैं, कुछ लो भी हो सकते हैं। हाई यानी कि कुछ बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ आपके ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि मीडियम लेवल पे हैं, एवरेज हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़े से लो लेवल पे हैं, जो बहुत अच्छे नहीं है पढ़ाई में, थोड़े से कम अच्छे हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप में कैसे भी तरीके के बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा बोला है स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव। यहाँ पे बच्चे जो है वो सक्रिय होते हैं नहीं, बच्चे यहाँ पे एक्टिव होते हैं, सक्रिय ना होकर बच्चे यहाँ पे, सॉरी सक्रिय नहीं निष्क्रिय, पैसिव यानी कि निष्क्रिय। बच्चे यहाँ पे निष्क्रिय नहीं होते हैं, बच्चे यहाँ पे सक्रिय होते हैं। यानी कि ग्रुप लर्निंग में बच्चे पैसिव नहीं होते, बच्चे एक्टिव होते हैं। भाई आप अगर ग्रुप स्टडी करने के लिए गए हो तो आप 5 बच्चे आपस में डिस्कस करोगे, तेरे को ये सवाल आ रहा है, तेरे को नहीं आ रहा तो क्या तेरे को आता है, अच्छा तेरे को आता है तो मेरे को ये समझा दे, मेरे को ये वाला आता है मैं तेरे को समझा दूंगा। तो वहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, सहभागिता के साथ में अपना पार्टिसिपेशन एक्टिव तरीके से दे रहे हो। तो यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में। ग्रुप स्टडीज में बच्चे क्या निष्क्रिय होते हैं? नहीं, बच्चे वहां पे सक्रिय होकर अपनी भागीदारिता देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब जहां पे भी बी ऑप्शन आ रहा है उसको हटा दो, ए ऑप्शन चला जाएगा आपका, सी ऑप्शन चला जाएगा। बच्चे कौन से? सिर्फ 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके, इनमें से करेक्ट आंसर है आपका कोई भी एक, ठीक है। आगे क्या बोला है? स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे ग्रुप में पढ़ाई करते हैं ताकि वो मास्टर कर सके अपने, है ना, सब्जेक्ट के अंदर। बिल्कुल सही कथन है। आगे बोला है कि रिवॉर्ड स्टूडेंट इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड। यहाँ पे रिवॉर्ड जो बच्चों को मिलता है वो इंडिविजुअली मिलता है। और आगे क्या बोला है? स्टूडेंट रिसीव इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम द टीचर्स। ये कथन आपका गलत है कि स्टूडेंट को ग्रुप लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ टीचर के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। मैंने बताया ग्रुप लर्निंग में अगर आप 5 बच्चे बैठे हो, है ना, ग्रुप में अगर 5 बच्चे बैठे हो तो 5 बच्चे आपस में डिस्कस करके चीजों को सीखोगे। वहां पे टीचर का रोल नहीं आएगा। टीचर का रोल कब आता है? जब क्लास में सब अपने अपने चेयर के ऊपर बैठे हैं, टीचर सामने बैठा है, वो पढ़ा रहा है। लेकिन अगर जब आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो तो ग्रुप के 5 बच्चे आपस में मिलजुल के अपना खुद ही सीख लेते हैं, फिर वहां पे टीचर की जरूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये बोला है कि आपको कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे सिर्फ और सिर्फ टीचर के माध्यम से ही चीजें सीखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई जहां पे आ रहा है उसको भी हटा दो। तो 2 ही कथन आपके सही होते हैं, एक तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एक ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आपका? अकॉर्डिंग टू विच लर्निंग थ्योरी डू लर्नर्स लर्न एंड ग्रो व्हेन दे फॉर्म कनेक्शंस। अब आपके लर्निंग थ्योरीज में काफी सारी थ्योरीज दे रखी है। ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है, कनेक्टिविज्म थ्योरी क्या होती है, ह्यूमनिज्म थ्योरी क्या होती है, सारी थ्योरीज जब हम थ्योरेटिकल क्लास करेंगे तब मैं आपकी एक एक बहुत ही अच्छे से कवर करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये बोला है कि अकॉर्डिंग टू विच लर्निंग थ्योरी, कौन से लर्निंग थ्योरी के अंदर लर्नर्स क्या करते हैं, चीजों को लर्न करते हैं और सीखते हैं कैसे?
कनेक्शंस बना के, संबंध बना के। ये कौन सी थ्योरी है? ये थ्योरी है आपकी कनेक्टिविज्म की थ्योरी, यानी कि संबंधात्मक थ्योरी, जहां पे बच्चे चीजों को सीखते तो हैं लेकिन संबंध बना के सीखते हैं, कनेक्शन के माध्यम से चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या बोला है आपसे, Which of the following steps are included in the implementation of curriculum? करिकुलम में कौन कौन सी चीजें आती है? करिकुलम क्या होता है? आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो आते हैं? डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम में हमको सिलेबस भी बनाना होता है। भाई अगर आपकी 5th क्लास शुरू हो गई है, सपोज अगर आपकी 5th क्लास शुरू हो गई है, तो 5th क्लास में टीचर को पाठ्यक्रम पूरा तैयार करना पड़ेगा कि 5th क्लास के बच्चे में, 5th क्लास के बच्चे के लिए कौन कौन से सिलेबस में हमको क्या क्या चीजें जो है वो सिलेबस में ऐड करनी है। तो सिलेबस जो है वो टीचर डेवलप करता है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक भी हमको तैयार करनी पड़ेगी ना भाई, आपको किताबें भी आपको स्कूल से देनी है, तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको किताबें बनानी पड़ेगी भाई। फिर उसके बाद में सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल क्या होते हैं? सपोर्ट मटेरियल होते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है जिनका इस्तेमाल करके बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, वो आपके सपोर्ट मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है अगले सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर? इफेक्टिव टीचर क्या होता है? प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षक की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू गिव लॉन्ग लेक्चर्स, लंबे लंबे लेक्चर देने वाला होना चाहिए। या फिर हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी कि बच्चों से लंबी लंबी उम्मीदें रखने वाला होना चाहिए। तो सबसे अच्छी क्वालिटी एक प्रभावी शिक्षक में, एक इफेक्टिव टीचर में कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो। लंबे लंबे 2-2 घंटे के लेक्चर दे रहा है, बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो लेक्चर का क्या मतलब है? बच्चों से वो उम्मीदें लगा के बैठा है कि बच्चे जो है वो 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे, लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, बस कुर्सी पे बैठा बैठा उम्मीदें लगा रहा है कि भाई मेरे बच्चे तो 100 में से 100 लेकर आएंगे, भाई पढ़ाओ तो सही उसके लिए। तो ये भी नहीं हो सकता है। और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रख रहा है, वो भी इतना सही नहीं है। सही क्या है? एक टीचर में डीप नॉलेज होनी चाहिए। आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो उसमें आपकी एकदम एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट की एकदम गहन अध्ययन उसका होना चाहिए। तो ये एकदम अच्छी क्वालिटी होती है एक प्रभावी शिक्षक की, तभी बच्चे जो है वो आपसे प्रभावी हो सकते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या बोला है, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स? अगर बच्चों में हमको क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है तो कौन सा टीचिंग मेथड इनमें से बेस्ट है? लेक्चर मेथड, रोट मेमोराइजेशन, डिस्कशन मेथड, या फिर डिक्टेशन मेथड? अब ये काफी सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग जिसको हम MOT के नाम से जानते हैं, ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है, अब ये मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं भाई? शिक्षण हमको किस प्रकार से करना है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको बच्चे के अंदर जगानी है तो कौन से मेथड का यूज करोगे? बच्चे कैसे हैं, आपको बच्चों में क्या पढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, वो बच्चों में कैसा विकास करना है, उसके अनुसार आपके जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं, जो मेथड है ना, वो भी बदलते रहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर मेथड क्या होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। लेक्चर मेथड होता है टीचर सेंटर्ड। मैंने बताया था अभी लर्नर सेंटर्ड, जहाँ पे लर्नर जो है वो केंद्र बिंदु पे रहता है, उसके अनुसार टीचर पढ़ाने की कोशिश करता है। टीचर सेंटर में शिक्षक जो है वो केंद्र बिंदु पे होता है, उसको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब लेक्चर मेथड क्या होता है? आपने देखा होगा पहले जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम बैग उठा के स्कूल में जाते थे, क्लासरूम के सामने क्लास में बैठते थे, ब्लैक बोर्ड के सामने टीचर आता था, पढ़ाता था, उसका पीरियड खत्म होता था, आधे घंटे 40 मिनट का, वो क्लास से बाहर चला जाता था, बस टीचर का इतना ही काम होता था। वो होते थे आपके लेक्चर मेथड, जहाँ पे टीचर के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट होती है कि आज टीचर को क्या पढ़ाना है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो भी बच्चे के पास में ज्यादा फ्रीडम नहीं होती थी, टीचर आएगा, पढ़ाएगा, वापस जाएगा, इतना सही उसका काम है। ठीक है, एक होता है रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन का मतलब क्या है? सिर्फ बच्चे को रट्टू तोता बनाना है, सिर्फ बच्चे को क्या करनी है, चीजें रटवाने की कोशिश करनी है। ABCD सिर्फ ये रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ। आप जब छोटे थे तो आपको सिखाया गया था ABCD, है ना, रटने के लिए बोला जाता था ना आपको, क्योंकि आप में दिमाग में इतनी समझ नहीं थी कि आप चीजों को समझ सको, तो आपको रटवाने की कोशिश करते थे। तो यही होता है रोट मेमोराइजेशन। एक होता है डिस्कशन मेथड। मैंने अभी आपको समझाया था ग्रुप स्टडी आप लोग करने जाते हो, है ना,
ग्रुप स्टडी में आप क्या करते हो, डिस्कशन करते हो, आपस में विचार विमर्श करते हो, ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा तो तुझे आ रहा है तो तू समझा दे, मुझे ये आता है तो मैं तेरे को ये समझा दूंगा, तो वहां पे डिस्कशन होता है ना, विचार विमर्श होता है। तो ये होता है आपका डिस्कशन मेथड, जो कि आपका स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जहाँ पे केंद्र बिंदु बच्चा होता है। कौन सा टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको पढ़ना है, क्या उसको पढ़ना है, वो अपने अनुसार तय कर लेता है वो, ठीक है। एक होता है डिक्टेशन मेथड। डिक्टेशन मेथड क्या होता है, आपने स्कूल में देखा होगा, जब हम पढ़ते थे तब टीचर हमको डिक्टेट करके बोलता था कि मैं खड़ा खड़ा डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना है उसको, है ना। टीचर खड़ा होकर सामने बोलता था, सिर्फ रीड करता था कि भाई व्हाट इज दिस एंड दैट एंड ब्ला एंड ब्ला, ठीक है। वो सिर्फ रीड करता था और हम उसको फटाफट से लिखते रहते थे कॉपी में, वो होता है डिक्टेशन मेथड। तो ये पूछा है कि अगर आपको बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को जगाना है तो कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, डिस्कशन मेथड, क्योंकि ये सबसे पहला तो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, बच्चा अपने अनुसार चीजों को पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा। और दूसरा, यहाँ पे बच्चा डिस्कशन कर रहा है। लेक्चर मेथड में तो टीचर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है, रोट मेमोराइजेशन में सिर्फ रटने की क्रिया कर रहे हो, और डिक्टेशन मेथड में टीचर खड़ा होकर सिर्फ बोल रहा है, बच्चे सिर्फ लिख रहे हैं, कोई भी दिमाग का उपयोग नहीं हो रहा है ना। भाई दिमाग का उपयोग हो रहा है पर बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है डिस्कशन मेथड में, जहाँ पे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, खुद से भागीदारी देके चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, टीचर सेंटर्ड क्या होता है, अब समझ में आ गया होगा, है ना। तो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग की विशेषता कौन सी नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि पूरी अच्छे से भागीदारी देते हैं लर्नर सेंटर्ड में, बिल्कुल सही बात है। लर्नर सेंटर्ड यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड, जहाँ पे केंद्र बिंदु कौन होता है, स्टूडेंट होता है। लेकिन हमको बताने की कौन सी विशेषता नहीं है, ये तो विशेषता होती है जहाँ पे बच्चे अपना एक्टिवली यानी कि सक्रिय होकर भागीदारी देते हैं लर्नर सेंटर्ड में। तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, हमको नॉट पूछा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, टीचर एज द सोल अथॉरिटी। यहाँ पे टीचर जो है वो सोल अथॉरिटी होता है, नहीं, यहाँ पे बच्चा जो है वो सोल अथॉरिटी होता है। उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब कुछ बच्चा डिसाइड करता है। लेकिन टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारा कुछ टीचर के ऊपर, है ना, डिपेंडेंट होता है। तो टीचर सेंटर्ड, आपके जो लर्नर सेंटर्ड मेथड है उसमें सोल अथॉरिटी टीचर ना होकर स्टूडेंट होता है। तीसरा क्या बोला है, एनकरेजमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है भाई। लर्नर सेंटर्ड में बच्चे खुद के अनुसार चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अपना दिमाग का विकास तो होगा ही। और फोर्थ बोला है इंटरैक्टिव एक्टिविटीज का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे इंटरेक्शन करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमसे पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि टीचर सोल अथॉरिटी होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि क्या है इसकी विशेषता, यहाँ पे टीचर ना होकर स्टूडेंट आना चाहिए था कि स्टूडेंट सोल अथॉरिटी होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे नॉट पूछा था, ध्यान दो कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो बाकी सारी इसकी विशेषता है, लेकिन बी ऑप्शन इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने करा हुआ है ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियो में करा है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू क्लासिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टू मेजर स्टूडेंट्स अटेंडेंस, टू है ना इवेल्युएट टीचर्स सैलरीज, या फिर टू रैंक स्कूल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हमको क्लासिफाई करना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भाई बच्चों की अटेंडेंस देखनी है, टीचरों को कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी तनख्वाह मिल रही है वो देखनी है, या फिर एक स्कूल को कितनी रैंकिंग मिल रही है, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल खराब है, वो रैंकिंग मिल रही है वो देखना है। इन सबसे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को कोई मतलब नहीं है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का मतलब है कि हमको बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हमको करना है, हमको बच्चे का विकास करना है। तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक प्रभावित शिक्षक की अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। भाई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं है। पंक्चुअलिटी भी सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला है आगे बोला है सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैडम पंक्चुअल तो होना चाहिए, भाई क्लास में टाइम पे आना चाहिए, डिसिप्लिन में भी होना चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, सारे ही सही है। लेकिन ऐसे ऑप्शन में आपको पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट,
यहाँ पे इस वर्ड में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है, अच्छी क्वालिटी कौन सी है वो नहीं पूछा है, सबसे अच्छी। तो चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है यहाँ पे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले टीचर में अच्छी कम्युनिकेशन यानी कि संचार करने की जो कौशल होता है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है वो सबसे पहले उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे हमने क्वेश्चंस आज सॉल्व किए, 16 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। क्वेश्चन गलत होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने इनको सीख लिया है। ठीक है, और आपको कुछ भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी है, और सारे लेक्चर्स जो है वो देखते रहना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।